ये दे कॉज इलनेस। ह्यूमन बीइंग्स में कोरोना वायरस आर नोटोरियस टू हैव कॉज्ड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS और सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे आप नाम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट मतलब अरबी देशों के प्रांत में हुआ था, और सार्स जरूर पैंडेमिक था, लेकिन इससे काफी हद तक इंडिया बच गया था। सबसे नया इस फैमिली में जो जुड़ा हुआ है वो है सार्स, जो सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसी प्रकार का एक क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी ये दिखाता है, और उस नए वायरस से जो रोग प्राप्त हुआ है उसको हम कोविड नाम से जान रहे हैं। इसी स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ऑफ कोरोना वायरस। शायद ये आर्टिस्टिक है, लेकिन बहुत जगहों पे इसी तरह का कोरोना वायरस का ये बोला इसी तरह ऐसा दिखाया जाता है। और जो एक गोला बॉल जैसा है और उसके ऊपर छोटे छोटे जैसे लग रहे हैं कि एक किरीट वायरस के ऊपर है। कोरोना कम्स फ्रॉम द वर्ड क्राउन एंड दैट्स व्हाट इट मीन्स। कोविड-19 का की फीचर्स क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन है। ये 2 से 14 दिन भी हो सकता है मैक्सिमम। इंक्यूबेशन का मतलब इतना ही है कि एक्सपोजर से लेके सिम्टम डेवलपमेंट तक क्या टाइम लेता है ये वायरस, उसको इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 दिन। ये आगे काम आएगा कुछ चीजों को समझने के लिए। दुनिया भर में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं मान रहा है कि ये हाईली इन्फेक्शियस नहीं। दिस वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस। One person infects nearly 4 others in absence of physical distancing measures. इस प्रकार में ये ट्रांसमिट होता है। वन इज थ्रू कॉन्टैक्ट, मतलब बाय टचिंग ए सरफेस, और टचिंग ए सरफेस डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। किसी ने टच किया हुआ है और हम उसके बाद में वहां पे हमारा हाथ जला जाता है या उस पर हम बैठते हैं और समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टच। 2 और चीजें हैं जिसको ड्रॉपलेट और एरोसॉल बोलते हैं। पहले मैं एरोसॉल कैसा है क्या है वो समझाता हूं कैसा रहेगा। आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, आप लोग नेबुलाइजर इस्तेमाल किए होंगे अस्थमा के पेशेंट को। आप लोग ये भी जानते हैं कि छींक से जो मुंह से जो निकलता है वो उसकी बूंदे एरोसॉल से बड़ी होती है। इसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं, और ये बड़ा रहता है, और 1 मीटर जब मुंह से बाहर निकलता है तो 1 मीटर से ज्यादा ये चल नहीं पाता है। लेकिन एरोसॉल जो बहुत बारीक एक कण है, वो 1 मीटर से ज्यादा भी चल सकता है। और यह भी ध्यान रखिए कि ओनली 3 वेज ऑफ वायरस एंटरिंग द बॉडी। एक आपके वन इज अवर माउथ, नोज एंड आईज। दुनिया भर के रिसर्चों में यह पाया गया है कि फीको ओरल ट्रांसमिशन, जो आप जानते हैं कि कंटेमिनेटेड हैंड सॉइलिंग से होता है, और मदर टू चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, इसका कोई निर्देश नहीं है। और जब सिम्टम्स क्या है कोविड का, ये पहला चरण है सिम्टम्स को डिस्कस करने का। आगे भी ये डिस्कस होगा। Most common symptom of COVID-19 are fever, tiredness and dry cough.
some patients will have body ache, nasal congestion, runny nose, sore throat, or diarrhea. These symptoms are usually mild, begin gradually. Some people become infected but do not develop any symptoms and don't feel unwell. More than up to nahi, more than 50% of these people who are infected remain asymptomatic. ये आपको याद रखने की बात है. Most people जिनको symptoms आते हैं, they recover from the disease without needing any special treatment. 1 out of 6 people who gets COVID becomes seriously ill and develops difficulty in breathing, and the patient can go for a longer, a different course of a different clinical course. कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हम हाई रिस्क बोल रहे हैं? इसमें देखिए, एक बूढ़ी दादी माँ जैसी, एक अगर मास्क नहीं होता तो बहुत प्यारी लगती होगी, और उसको मास्क पहनाया जा रहा है. मैं इसलिए दर्शा रहा हूं क्योंकि जो 65 साल के हैं या इसके ऊपर हैं, चीना में जो स्टडीज हुए हैं, पहला जो रिजल्ट्स चीना से आया है, उसमें ये पाया गया है कि ये 65 साल के जो ऊपर के लोग हैं, इनको ये बहुत सीरियसली, गंभीरता से इनमें अफेक्ट करता है. दूसरा, मैं यहाँ पे एक लिखा हूं जो हमेशा ये मैं देख नहीं रहा हूं कहीं पे भी. पीपल, ऐसा हो जाएगा कि कहीं कहीं समाजों में ओल्ड एज होम रहता है, जहाँ पे ओल्ड एज होम में लोग रह जाते हैं, या बूढ़े माँ बाप के देखभाल न करते हुए कुछ लोग उनको नजरअंदाज कर लेते हैं. उनको ये बीमारी बहुत गंभीरता से अफेक्ट करती है. दुनिया भर में ये भी पाया गया है कि अनकंट्रोल्ड अंडरलाइंग कंडीशन, जैसे क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी हो, मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा हो, सीरियस हार्ट कंडीशंस हो, जैसे कार्डियोमायोपैथी और हाइपरटेंशन वगैरह ज्यादा हो, डायबिटीज हो, क्रॉनिक किडनी डिसीज, जैसे डायबिटीज लंबे समय तक रहा तो वो किडनी को अफेक्ट करता है, और ऐसे कंडीशंस को हम CKD बोलते हैं. और इसके लिए डायलिसिस लेते रहते हैं, और डायलिसिस के पेशेंट्स को भी अफेक्ट करता है. जहां पे इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक शक्ति काम नहीं कर रहा है, या जबरन उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, जैसे HIV एड्स में तो ये काम नहीं कर रहा है, और ऑर्गन या बोन मैरो या रीनल ट्रांसप्लांट ऐसा कुछ हुआ है तो इम्यूनिटी उसको सप्रेस किया जा रहा है. ऐसे परिस्थिति में ये बहुत अफेक्ट करता है. और दुनिया भर में ये भी पाया गया है कि सिर्फ इसी ग्रुप को ये अफेक्ट नहीं करता है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको ये अफेक्ट किया है. लेकिन अफेक्ट जहां पे होता है उनकी मात्रा में और सीवेरिटी, कॉम्प्लिकेशंस के मात्रा में, ये कोविड का प्रकोप इन ग्रुप्स में, हाई रिस्क ग्रुप्स में ज्यादा दिखता है. गर्भवती महिला, कहीं पे बोला जा रहा, कहीं कहीं ये इनिशियली आ रहा था गर्भवती महिला का क्या स्टेटस है, उसको अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है. एक नया कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? ये मैं शायद ये इसी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं दूसरी बार बोल रहा हूं. ये देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट जो है इसको अच्छी तरह से देख लीजिए. न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 2 आउटकम है. एटलीस्ट 50% लोगों में ये कोई सिम्टम दिखाता ही नहीं, और करीबन 50 से थोड़ा कम लोगों में ये सिम्टम्स
करता है, मतलब उसका कुछ लक्षण दिखते हैं। लक्षण 3 तरह के हैं। एक माइल्ड डिसीज, मैं इसके बगल में एक लिखा हूं ILI, ये आगे हम देखेंगे कि ILI क्या होता है। मॉडरेट डिसीज और सीवियर डिसीज। सीवियर डिसीज का प्रमाण सिर्फ 2 से 5% है और इसके लिए इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है। मॉडरेट डिसीज करीबन 15% में होता है और इसके लिए हॉस्पिटल की एडमिशन की और इसका इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या सिर्फ ऑब्जर्वेशन। जहां पे ये माइल्ड डिसीज है, हम आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस करते होंगे। आप लोगों ने वैक्सीन एज ऑफ नाउ, देयर इज नो ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ। जैसे मैं एज ऑफ नाउ बोल रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, वो साइंटिस्ट हो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, सब इसके पीछे लगे हुए हैं। हाल ही में बिल गेट्स का, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन का हेड है, उनसे एक स्टेटमेंट आया कि हम सीरीज में ये काम नहीं करेंगे, एक के बाद हम नहीं करेंगे। अगर 7 चीज एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए चाहिए, हम सातों इकट्ठा शुरू करेंगे। The only way, effective way to keep corona away is by preventing it. मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि आंखें, नाक और मुंह, ये 3 ही जगह है जहां पे वायरस एंट्री मार सकता है। चमड़ी पे वो नहीं एंटर कर सकता है, बाकी और जगह पे, कान पे एंटर नहीं कर सकता है। Eyes, nose and mouth are the only 3 places the virus can enter. और तीनों they are on the face, they are very easily accessible to us. शरीर के बाहर ये कितना देर रहेगा, ऐसा कुछ लोग सोचे, क्योंकि बहुत लोग चीना से जो स्टेट में ये आने लगे कि ये एक कांटेक्ट से ये आता है, मतलब कोई टच किया, मेज था या डोर नॉब था या कहीं और पे था, वायरस वहां पे था और तो आपने उसको छुआ, वो आ गया। सो दुनिया भर में एक और भी इंटरेस्टिंग स्टडी हुआ जिसने पाया कि सबसे कम स्टील, कॉपर, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक में, ये कॉपर में सबसे कम टिक पाता है। कार्डबोर्ड जो थोड़ा पोरस है, 24 घंटे ये टिकता है। प्लास्टिक में 2-3 दिन रह जाएगा और स्टील में भी 2-3 दिन रहेगा। एरोसॉल्स, जो याद कीजिए, एरोसॉल्स जो मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे कण हैं जो 5 माइक्रोमीटर से कम है, वो 2 से 3 घंटे मात्र रह पाते। ड्रॉपलेट 1 मीटर से आगे जाएगा नहीं, एरोसॉल 1 मीटर से आगे जाएगा। तो लोगों ने चीना ने एक बहुत अहम स्टेप लिया, जो वुहान, जो पहला स्लाइड याद कीजिए, वुहान में जो डार्क ब्राउन था वो, और बाकी के सब पीले, हरे ऐसे रंग के थे, वुहान को उसने बंद कर दिया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। और दुनिया भर में ये माना जाता है अभी कि चाइना का लॉकडाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उदाहरण है, जिस तरह से एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकता है।
कोई देश। लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, एक छोटा सा ग्राफ है ये, जहां पे ये पाया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आपके केसेस इस तरह से बढ़ेंगे। अगर पहला केस के बाद अगर समझिए कि 20वां दिन आप करेंगे तो हरा वाला रहेगा। एक दिन छोड़ के आप सोशल डिस्टेंसिंग किए तो आपके केसेस में 40% की वृद्धि होगी। ये एक थॉमस पेयो करके एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल है ये, वहां से मैं लिया हूं। और ये साबित करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है, आपसी दूरी रखना कितना महत्वपूर्ण है। और ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि 1 मीटर दूर तक आप कंपलसरी बरकरार रखें तो ड्रॉपलेट्स आपके पास आएंगे नहीं। पहला 1 मीटर, कुछ लोग कम से कम 2 मीटर रखने के लिए बोलते हैं। 2 मीटर अगर क्रॉस किए सोशल डिस्टेंस में तो एरोसॉल्स को भी आपको अफेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मास्क तो आप पहनेंगे ही। सोशल डिस्टेंसिंग का अलग अलग उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। याद ये आसान नहीं है। हम भारतीय बहुत ही सोशल लोग हैं। हमारे यहाँ आपस में गले नहीं मिलेंगे तो बहुत मतलब बवाल हो सकता है। और लोग, औरतें, महिलाएं अब आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं, वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस करके माना जाता है। देखिए यहाँ पे स्त्रियां, महिलाएं सामान लेने आई हैं, दूध सुबह में बांट रहा है कोई, और दूध वाला जो है वो दूध लेने के लिए उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग है। और दूसरा एक मेडिकल शॉप है, और मेडिकल शॉप में भी देखिए उन्होंने एक गोल गोल करके गोल बनाया है, और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने बखूबी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश हो रहा है। चौथे से जो मेडिकल शॉप बिस्मिल्लाह मेडिकोस में दिखा रहा हूं आपको, जहां पे 2 पुलिसकर्मी भी हैं जो मदद कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आप आंख, मुंह और नाक, यही 3 एंट्री पॉइंट है। लेकिन यहाँ से ये एंटर होता है अगर कोई छुएगा ना, या डायरेक्टली उसके अंदर जाएगा, तभी ना इस पे एंट्री होता है। और ये भी पाया गया कि अगर अगर हम अपने हाथ को भी इतने स्वच्छ कर दें कि इसमें कोई वायरस टिक न पाए, तो ये बहुत बड़ी एक अपने कंट्रोल का एक जरिया होगा ना। So what I have written here is washing hands can keep you healthy and prevent spread of respiratory and diarrheal infections. हैंड वॉशिंग एक ऐसी प्रथा है जो इंडिया में, भारत देश में इतनी अच्छी तरह से निभाई नहीं जाती थी। हम सब इसको जानते हैं, और इसके चलते जो रेस्पिरेटरी और डायरियल इन्फेक्शंस है वो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे हमारे यहाँ पे है। हम सिर्फ हम क्या कर सो जर्म्स कैन स्प्रेड फ्रॉम अदर पीपल, अदर सरफेसेस। जब हम वो सरफेसेस को टच करके अपनी नाक, आंख और मुंह को टच करते हैं अनवॉश्ड हैंड से, प्रिपेयर, ईट फूड एंड ड्रिंक्स विद अनवॉश्ड हैंड्स, टच ए कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट, blow your nose, blow your nose, cough, sneeze और into hands, मतलब हाथ में छींक के, हाथ में खांसी करके दूसरों के हाथ या जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको हम टच करते हैं, वहां ये स्प्रेड होता है। बहुत ही बढ़िया वीडियोस हैं। सऊदी से एक वीडियो मैंने पहले देखा था जहां पे बहुत ही अच्छी तरह से एक लाल कलर का, हरा कलर का जो वहाँ छूता है, वहां से उसके हाथ में आया, उसके हाथ में किसी के फाइल में गया, ऐसा दिखता था। बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल था। कब हम हाथ धोएंगे?
और बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर समवन एट होम हु इज सिक विथ वॉमिटिंग और डायरिया। मुझे याद है कि 1988 जब मैं मेडिकल ज्वाइन हुआ, सो 2002 तक एक प्रथा ऐसी आई कि बच्चों को अगर तुम छुओगे घर में, मेरे घर का बात कर रहा हूँ, बच्चों को अगर तुम छुओगे तो तुमको हाथ साफ करके आना पड़ेगा। और जो जो भी इसको तोड़ता था उसको बहुत फटकारे मिलती थी कि इतना भी नहीं जानती हो क्या। अब मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा मात्रा में हमको करना पड़ेगा। After changing diapers, cleaning child, after blowing your nose, after touching an animal, pet foods, pet treats, after touching a garbage, हर जगह हमको हर टाइम में हमको ये हैंड वॉश करना पड़े। जहां हैंड वॉश की बात आती है, मैं थोड़ा एक ये भी बता दूं कि सोप एंड वाटर जो हम हैंड वॉशिंग के लिए बोलते हैं, सबसे बढ़िया माना गया है, सैनिटाइजर नहीं। सैनिटाइजर एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारे पास सैनिटाइजर है, तुम्हारे पास सोप है, ऐसा हो गया है। अगर 40 सेकंड तक हम हाथ धोएंगे तो ये सैनिटाइजर से कहीं ज्यादा अच्छा है। खास करके हमको ये प्रॉब्लम होता है ना पब्लिक स्पेसेस में, जहाँ पे बहुत लोग कुछ चीजों को छूते हैं, लिफ्ट में बटन्स को छूते हैं, बस में चढ़ते उतरते वक्त हैंडल्स को छूते हैं, और हम न जाने कितने बार अपने नाक, अपने कान और अपने मुंह को छूते हैं। मुझे जब ये प्रिपेयर कर रहा था याद आया कि एक हमारे ऐसे एक्टर थे देवानंद जी, जो हमेशा उनको नाक को छूते थे। वो उनका एक स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल था। अगर वो जिंदा रहते पता नहीं वो कितना बार उनको हाथ धोना पड़ता था। हाथ धोने की प्रक्रिया से मैं डॉक्टर्स को अवगत कराना ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि हर एक डॉक्टर हाथ धोता ही है, हाथ धोता है, स्पिरिट डालता है, पता नहीं क्या क्या करता है। क्योंकि एक प्रैक्टिस ऐसा मैं जान रहा हूं कि हर एक तबके के डॉक्टर्स में। जब मैं डॉक्टर बोलता हूं तो सिर्फ एलोपैथी का बात कभी नहीं करता हूं। मेरे लिए होम्योपैथी और आयुर्वेद भी उतने ही मायने रखते हैं जितने एलोपैथी। 8 स्टेप्स हैं, ये मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, बस इसको रीड आउट करूंगा। पाम टू पाम, फिंगर्स के बीच में, बैक ऑफ द हैंड, बेस ऑफ द थंब, बैक ऑफ द फिंगर्स, फिंगर नेल्स, रिस्ट एंड ड्राई। ये अगर एल्बो तक चला जाता है तो ये सर्जिकल स्क्रब हो जाता है। सो जिस गंभीरता से हैंड वॉशिंग की मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे actually I'm very optimistic that this is a very good practice which has come in between us. सैनिटाइजर का भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रखिए उतना सैनिटाइजर रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कहीं पे हैं, अर्जेंटली कहीं पे जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला, आप कुछ सैनिटाइजर लगा सकते हैं। लेकिन जहां जहां हैंड्स ग्रीसी हैं, डर्टी हैं, वहां आप सैनिटाइजर लगाने से कोई फायदा नहीं। सोप को हमको 40 सेकंड स्क्रब करना है, और सैनिटाइजर अगर 70% का ऊपर है अल्कोहल कंटेंट उसमें, तो मात्र 20 सेकंड काफी। बहुत एडवांटेजेस हैं हैंड वॉशिंग के, और ये हम ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर इसको जानता नहीं, लेकिन ये कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। आप थोड़ा इसको देखिए, जहां पे अवॉइडिंग आई इन्फेक्शंस फ्रॉम रबिंग योर हैंड्स विद आईज विथ योर हैंड, ये हम सोचते नहीं है ना,
क्योंकि कभी हमको इतना जनरल प्रैक्टिस या नॉर्मल प्रैक्टिस में आई इन्फेक्शंस हम देखते नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को आई इन्फेक्शन हो गया वो सीधा चला जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही। और अगर मेरा हाथ साफ है तो लो इम्यूनिटी के लोग जो हमारे बीच में रहते हैं, याद कीजिए उनको कितना फायदा होगा। और सर्जिकल स्टेरलाइजेशन, जो जो वुंड का क्लीनिंग में, सेप्सिस का प्रिवेंशन करने में, वुंड सेप्सिस का प्रिवेंशन करने में बहुत बड़ी काम ये हैंड वॉशिंग का है। जब ये जब ये जब ये प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर कर रहा था, मैं ऐसे 2 नर्सेस का सुना जो एंटीबायोटिक के जमाने से पहले हैं, पहले थे। और बहुत बड़ा काम उनका ये था कि सिर्फ हैंड वॉशिंग को प्रमोट करना। आज के उस दिन में और आज के दिन में क्या फर्क है? अब महामारी हमारे सर पे है और हम अपने हाथ धो रहे हैं। महामारी हमको ये भी सिखा रहा है कि खांसे कैसे, छींके कैसे। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, लेकिन हम करते नहीं थे, उदासीन भाव से हम रहते थे। कर्चीफ इस्तेमाल कीजिए, माँ हमारी हमको बोल बोल के थक गई कि भाई आप कर्चीफ यूज करो, टिश्यू यूज करो, हाथ अगर गंदे हो गए तो उसको जाके साफ करो। यही चीजें वापस आ रही हैं। और अगर मुझे इसमें यही लगा कि मैं इसमें एक देखा गया है कि अगर यूज योर एल्बो टू स्नीज, एक इटालियन लेडी का मैंने जनवरी फरवरी में वीडियो देखा था, जिसमें वो बता रही थी कि तुम लोग छींकना कैसा है, हम बोल बोल के थक गए आपको, आप नहीं सीखे, देखिए ऐसा छींकना है। एल्बो को यूज करना हमारा प्रैक्टिस नहीं है। छींक एक ऐसा रिफ्लेक्स है जहां पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोर्स इज है। मेरा सुझाव ये होगा कि जो कंप्लीटली फॉरेन प्रैक्टिस है उसको आप प्रैक्टिस मत कीजिए। देख बोलते हैं लोग, आप अपना कर्चीफ या टिश्यू पेपर लेके, टिश्यू पेपर जैसे ही वो नाक का खांसी बंद होगा या नाक आप साफ करेंगे, टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कीजिए और आप अपना हाथ धो लीजिए। ये बहुत बढ़िया एक प्रक्रिया होगी। मास्क के बारे में तो क्या कहें, मास्क का ऐसा हो गया है कि दुनिया भर में लोग मास्क ही बना रहे हैं। जब पहले पहले बार चाइना से शुरू हुआ तो ये जो ड्रॉपलेट, एरोसॉल, ये कितना जब दूर जाते हैं, इसका जो चर्चा हो रहा था, लग रहा था कि ये ओनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए जरूरी है और बाकी लोग ऐसे ही घूम सकते। देखिए एविडेंस कितना तेजी से आ रहा है कि आज के दिन वो एविडेंस नामंजूर हो रहा है। ये यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, भारत सरकार का गाइडलाइन है, जो होममेड प्रोटेक्टिव कवर, घर में कैसे आप मुंह को ढकने के लिए, मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क बना सकते हैं, उसका है। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थोड़े क्या बोलते हैं, भंड स्वभाव के होते हैं। भंड इन द सेंस, फ्रॉम इन आवर प्लेस भंड मीन्स वेरी रफ एंड टफ। वो क्या कहते हैं, हमको कुछ नहीं होगा, और वो उठा के वो चल दिए और बोले कि हम एक गमछा बांध लेंगे, हमें कुछ नहीं हुआ, हम दादा परदादा को भी कुछ नहीं हुआ था, ऐसा बोल देते। लेकिन आप देख रहे हैं ना, इटली में, स्पेन में, न्यूयॉर्क में, चीना में थोड़ा कम है, ये देशों में डॉक्टर्स भी मरे हैं। और ये एक इररिप्लेसेबल लॉस हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो मेरा सुझाव आपको ये होगा कि आप फेस कवर आपके लिए नहीं है। आप अगर कम्युनिटी लेवल में काम कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इस तरीके का काम आप कर रहे हैं,
आज के दिन का रिकमेंडेशन ये है कि ट्रिपल लेयर मास्क जो है, सर्जिकल मास्क जो हम बोलते हैं, वो काफी है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि प्रावधान N95 का भी उचित मात्रा में इंडिया में हो जाए और सब पहन ले, सबको वही रिकमेंडेशन आ जाए। इसमें एक साइंस भी है, जो ट्रिपल लेयर है उसका प्रोटेक्शन और N95 मास्क या कोई और थोड़ा रेस्पिरेटर जो बोलते हैं उसको, उसका प्रोटेक्शन में थोड़ा अंतर है। N95 masks protect you better, but it may not be essential for you to wear it all the time, especially if you are in safe areas wherein the risk for you to get it is very less. कोविड रिलेटेड कोरोना महामारी ने एक बहुत बड़ी जागृति पैदा की। वो जागृति एक ऐसा साइंस का है जो लोग भूल गए थे। आज के दिन में एपिडेमोलॉजिस्ट का एक महामारी को प्रिवेंट कैसा करना है, उसमें क्या करना है, कोई बात नहीं करता था। जैसा मैं बोला हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और पिछले करीबन 15-20 साल से कोई महामारी का इन्वेस्टिगेशन या कोई लॉन्ग ये हुआ नहीं था। और ये बहुत बड़ी एक चेंज लाया है, क्योंकि अब हम सिर्फ महामारी का प्रकोप से प्रभावित ही नहीं, हम पीड़ित भी हैं। आज हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल लोकल ट्रांसमिशन में है। वी डोंट नो वेदर व्हेन इट विल गो फॉर कम्युनिटी लेवल। हमारा सारा प्रयास जो है कम्युनिटी लेवल ट्रांसमिशन को रोकने का है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये एपिडेमोलॉजी को वापस आते हैं। कोई ये ऑलमोस्ट बंद हो गया था कि कोई अगर एक कम्युनिटी में केस आए तो उसका कैसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एपिडेमोलॉजी के मद्देनजर कुछ शब्द, कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो बार बार आपको आपके सामने आएगा। जैसे इस स्लाइड में 3 शब्द ऐसे हैं: कॉन्टैक्ट, confirmed case and probable case. Contact is a person who has experienced any one of the following exposures during the 2 days before and 14 days after the onset of symptoms of a probable or a confirmed case. क्या है, क्या हुआ है उसको? वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में एक कंफर्म्ड केस के साथ में 1 मीटर के अंदर आ गया है और 15 मिनट से ज्यादा वो वहां पे कांटेक्ट में रहा है। फिजिकल कांटेक्ट आया है जो प्रोबेबल या कंफर्म्ड केस से। डायरेक्टली वो प्रोबेबल और कंफर्म्ड केस को केयर कर रहा है, लेकिन उसके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। और अदर कुछ सिचुएशंस होगा जो लोकल रिस्क असेसमेंट में आता है। कंफर्म्ड केस का मतलब क्या है? A person with laboratory confirmation of COVID-19 infection, irrespective of clinical signs or symptoms. मतलब इसका क्लिनिकल साइंस भी हम नहीं देखेंगे, सिम्टम भी नहीं देखेंगे, हम उसका लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। अगर लेबोरेटरी टेस्ट में वो कोविड पॉजिटिव है, वो कंफर्म्ड केस। इसी को हम कंफर्म्ड केस बोलेंगे। और प्रोबेबल केस का मतलब क्या है? सस्पेक्ट है थोड़ा वो, whom टेस्टिंग फॉर कोविड किए लेकिन वो थोड़ा इनकंक्लूसिव था। सस्पेक्ट है लेकिन उसके ऊपर टेस्ट नहीं हो पाया है। ये दोनों प्रोबेबल केस में आते हैं। चौथा ऐसा टर्म है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट शब्द सस्पिशन से आता है। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, you suspect a person has infection in कौन-कौन से सिनेरियो हैं? सस्पेक्ट है all symptomatic individuals who have undertaken international level in the last 14 days.
अब तो लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इस महामारी में 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है और उसी दौरान जो ट्रैवल किए हैं, खास करके उन प्रदेशों को या उन प्रदेशों से आ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी कोविड है, ऐसे केसेस, ऑल सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ लैबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस, मतलब एक केस लैबोरेटरी से कंफर्म हुआ है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट कोविड पॉजिटिव है, उस मेरा दोस्त एक कोविड पॉजिटिव है, मैं उसका कांटेक्ट में हूं और मैं सिम्टम्स दिखाता हूं, तब मैं सस्पेक्ट बन जाऊंगा। ऑल सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर्सनल्स हैं, अगर वो सिम्टम दिखाएंगे तो वो सस्पेक्ट हो जाएंगे। ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, हो सकता है कोई दूर दराज इलाके में हो या शहर में भी हो सकता है, लेकिन उसका वो पता ही नहीं चला उसको क्या हुआ है, और एकदम से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसको सारी बोलते हैं, वो हो गया, मतलब बुखार आया, खांसी आया और एकदम सांस फूलने लगा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सस्पेक्ट मानते हैं और ये अस्पताल में एडमिट हुआ है। Asymptomatic, direct and high risk contacts of confirmed cases should be tested between day 5 and day 14 of the contact. Symptomatic refers to क्या है, symptoms क्या है, fever, cough, shortness. Direct and high risk contacts include, direct और high risk contact कौन है? Those who live in the same household with a confirmed case. मैं confirmed case हूँ और मेरे साथ मेरे भाई रहता है मेरे घर में, वो डायरेक्ट और हाई रिस्क कांटेक्ट हो जाएगा मेरे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्सनल हु हैज एग्जामिन्ड ए कंफर्म केस, कंफर्म्ड केस को मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने एक कंफर्म्ड केस को एग्जामिन किया है और मेरे पास सिम्टम्स आए हैं, मैं एग्जामिन किया हूं, मैं एक सस्पेक्ट के मुझे आप सस्पिशन से देख सकते हैं। पांचवा शब्द है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन और आइसोलेशन को आप एक साथ जोड़िए, एक साथ देखिए, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है बहुत गहरा अंतर है। क्वारंटाइन उसको किया जाता है जो बीमार नहीं, बट ये एक्सपोज हुआ है इन्फेक्शन को, ऐसा माना जाता है। याद कीजिए, ये बीमार नहीं है, ये क्वारंटाइन होगा। पर्पस ऑफ क्वारंटाइन इज थ्री फोल्ड। क्या क्वारंटाइन का मतलब है? सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम कोविड-19 पेशेंट्स फ्रॉम कम्युनिटी से उसको बाहर कर दीजिए, सेपरेट कीजिए, ताकि कम्युनिटी में वो संक्रमण आए नहीं। और जिसको सेपरेट किए उसे अच्छी तरह से मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये बीमार नहीं है, इसका मतलब है ये बीमार हो सकता है, और जैसे ही वो साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, उस मॉनिटरिंग के लिए इसको सेपरेट किया जाता है। और जो सस्पेक्ट्स हैं, जो कोविड के सस्पेक्ट्स हैं, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सस्पिशन क्या होता है, सस्पेक्ट क्या होता है, कौन होते हैं, इनको सेग्रीगेट करने के लिए, क्योंकि एज फ्रॉम अदर, और तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर क्वारंटाइन लोग हैं, उसमें एक कोविड-19 पाया गया, उसको सेपरेट करना है। Persons are usually quarantined in their homes, but they may also be quarantined in community-based facilities. हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर्स का सरकार ने पंचायती राज सिस्टम्स के और हेल्थ सिस्टम के साथ में शुरू किया है। आइसोलेशन, आइसोलेशन उसको बोला जाता है जो बीमार है, whether is suspected or confirmed case of COVID-19, इसको आइसोलेट किया जाता है। All suspect cases detected in containment and buffer zone till a diagnosis is made will be hospitalized and kept in isolation in a designated facility till such time they are
they are tested negative. देखिए गौर से, यहाँ पे दो और शब्द इंट्रोड्यूस हो गए, कंटेनमेंट और बफर जोन। एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आई हुई है भारत सरकार से, जो अगर कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक होगा, तो लार्ज स्केल आउटब्रेक होगा, तो क्या 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 करना पड़ेगा हमको, इसके बारे में एक ब्रीफ बट अच्छी चर्चा उसमें हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें और जरूर पढ़ें, और कंटेनमेंट और बफर जोन आपके लिए होमवर्क है। फैसिलिटी, अच्छा, हमने तो देख ही लिया कि ये क्वारंटाइन होता है और आइसोलेशन होता है। अगर ये अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी में एक डॉक्टर को क्या काम रहता है? क्वारंटाइन फैसिलिटी में अगर किसी डॉक्टर को डाल दिया, किसी भी डॉक्टर को डाल दिया, क्वारंटाइन पर्सन्स का कंडीशन क्या है? पर्सन 9 गलती से टाइप हुआ है, ट्वाइस ए डेली वो एग्जामिन करना है, और वो सिम्टम अगर डेवलप होगा तो वो आपको रेफर करना है, हमको रेफर करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो भारत सरकार और बिहार सरकार तैयार करती है, उसको उसके अमल में हम उसका सहायता करें। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नॉर्म्स अच्छी तरह से अडियर हो, ये हमारी एक दायित्व बन जाती है। बी वॉचफुल फॉर सिम्टम डेवलपमेंट इन सेल्फ, मतलब आपके खुद में एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो क्वारंटीन में और आइसोलेशन में काम करते हैं, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि खुद के ऊपर कड़ी नजर रखें, और क्विकली अगर सिम्टम डेवलपमेंट हुआ तो क्विकली सेल्फ रिपोर्ट करें और सेल्फ क्वारंटाइन करें। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल जो है, इसको स्क्रूपुलसली फॉलो करें। और जो डेली रिपोर्टिंग है, जो सरकार को ऊपर अफसर को भेजना है, जिला को भेजना है, या जिला से राज्य को भेजना है, ये रिपोर्टिंग है। The difference between the quarantine facility and isolation ward, what I felt was, the isolation ward, the ensurement for adherence of infection protection protocol is very, very, very strict. आइसोलेशन वार्ड में जो पोस्ट होता है डॉक्टर, उसको ये भी परमिशन नहीं है कि वो दूसरा वार्ड जाए, बगल का वार्ड जाए, ऐसा भी नहीं। मोटे मोटी रेस्ट ऑफ द वर्क इज एज पर क्वारंटाइन फैसिलिटी। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आरबीएसके के आरकेएसके के साथ योजना के साथ काम करते हैं। होम क्वारंटाइन भी एक चीज है, जहाँ पे बाहर से आया, सिम्टम नहीं था, वो घर में रहने के लिए बोला गया और घर में रह गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोग आए हैं, और वो सीधे चले गए घर में। उसके बाद में स्वास्थ्य कर्मी को पता चला, करे ये फलाना जगह से आया है जहाँ पे कोरोना था, कोविड था। तो ऐसे होम क्वारंटाइन भी एक होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? आप लोग डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस का आपको बहुत रुचि रहती है। बेसिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम थोड़ी बहुत पहले 2 स्लाइड में बात कर लिए। जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा फीवर और इक्वल टू और ज्यादा फीवर और खांसी, मतलब ये नीचे नीचे के नीचे दिए गए चित्र का थोड़ा ध्यान से देखिए। वो तो चिल्स है, फैटीग है, कॉफ है, सोर थ्रोट है, ये तो सर्दी खांसी बुखार। और दूसरा एक है जो सारी इसको बोलते, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा और खांसी, लेकिन खांसी 10 दिन का अंदर का बात था, और तुरंत सांस फूलने लगता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, हाइपोक्सिया, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर उसमें डालते हैं तो हाइपोक्सिया रहता है, और मे बी देयर इज एन अंडरलाइंग डिसीज विच वी डोंट नो। ये 4 ऐसे एक्सरे फिल्म्स हैं जो सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में इन्फेक्शन
इलनेस में देखा जाता है। ये अगर आप एक्सरे के शौकीन हैं, एक्सरे आप देखते हैं और रुचि रखते हैं उसमें, तीसरा वाला देखिए, सी जिसमें लिया गया है, बायलैटरल है और लग रहा है कि मिडिल लोब ऑफ द लंग इन्वॉल्व हुआ है दोनों जगह पे, और एक हेजीनेस है, which is very very which is the way how bilateral pneumonias are identified. कुछ पैराकार्डियक शैडोज भी है यहाँ पे, और एक चौथा है जहाँ पे हाइलम एक इंटरलोबार निमोनिया ऐसा बोलते हैं हम, उस तरीके का वो चित्रण वहां पे है। कहने का मतलब यह है कि सारी का एक चित्र नहीं, अलग 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 चित्र हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन थिंग इज व्हाट इज कॉल्ड एज, अगर शायद वो सीटी में है, सीटी भी, सीटी स्कैन भी करते हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, कांच को पीस पीस करके कूट के आप अगर देखेंगे तो कैसा रहेगा, वैसा एक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वहां पे दिखता है। ये इसका मैनेजमेंट क्या होता है? अगर इन कोविड के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, पहला वाक्य को बहुत गंभीरता से देखिए, प्रिज्यूम दिस इज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इट इज कोविड। कोमॉर्बिडिटी है क्या देखिए, कौन सा एज ग्रुप में है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, अस्थमा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसे कोमॉर्बिडिटीज को आप देखिए। कांटेक्ट का हिस्ट्री है क्या, किसी के कांटेक्ट में आया है क्या, थोड़ा प्रोब करना पड़ेगा यहाँ पे। इफ नो अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो घर में रहिए और सेल्फ आइसोलेट कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, और जो सिम्टोमेटिक तो हमने पहले भी बोला था, पैरास्टामोल फीवर के लिए लेंगे। कुछ इनिशियली बोला जा रहा था कि आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, लेकिन कंफर्म्ड अंडरस्टैंडिंग नाउ इज दैट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देना चाहिए, आइबुप्रोफेन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रैक्टिस में मैं देखता हूं कि आप बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं तो पैरास्टामोल क्या, आइबुप्रोफेन ले लो ना, सब कुछ बदन दर्द ये वो मलेज वेलेज सब चला जाएगा, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग कहीं कहीं रहता है। अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी डेवलप हुआ तो आप ये जाएंगे आइसोलेशन हॉस्पिटल इफ देयर इज अदर हिस्ट्रीज एसोसिएटेड विद दैट। टेस्टिंग इस स्टेज में रिक्वायर्ड नहीं है अनलेस इट इज रेफर्ड फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को क्या करते हैं? Assumed to be COVID until tested negative. Admit in proper ward, हाइपोक्सिया रहेगा, ऑक्सीजन फैसिलिटेशन वहां पे होना चाहिए, कोविड का टेस्ट कीजिए, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट कीजिए, और हाइपोक्सिया को मॉनिटर कीजिए, ऑक्सीजनेट एंड, या अगर आईसीयू इससे भी बदतर लक्षण दिखे तो ये आईसीयू में जाएगा। सारी का अगर कोई दिख रहा है, अगर इसको कोई बोलेगा कि मैं घर में मैनेज करूंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। घर में मैनेज का ये प्रश्न नहीं है। चलिए कुछ टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दो ही तरह के टेस्ट हैं, एक वायरस को देखता है, दूसरा वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है उसको टेस्ट करता है। जो वायरस का जो कोरोना वायरस को पकड़ने की कोशिश करता है उसको हम पीसीआर बोलते हैं। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और पीसीआर टेस्ट अप टू 70% सेंसिटिव है। इसका मतलब है 30% केस मिस हो सकता है। So assume that SARI is COVID and continue to isolate for 14 days after onset of symptoms.
or 3 days after disappearance of symptoms, whichever is later. ये सारी के परिप्रेक्ष्य में पीसीआर का टेस्ट हमने बताया है. Positive test confirms the diagnosis. Negative test does not rule out the diagnosis because it may be missed. Rapid antibody test का और भी क्लैरिटी की जरूरत है. एक जो टेस्ट पाया गया 100% सेंसिटिव 100% स्पेसिफिक, ऐसा एक टेस्ट हमने देखा. ऐसा होना बहुत मुश्किल है. इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार, अभी आईसीएमआर ने पूरा गाइडलाइन दिया है, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी इसका कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो आगे 1-2 हफ्तों में वो और भी क्लियर होगा. अगर एंटीबॉडी टेस्ट आपको वाइड स्प्रेड अवेलेबल हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक पेशेंट में पेशेंट नहीं, अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है, उसमें रोग प्रतिरोधक जो एंटीबॉडी है वो है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ऑलवेज वेरीज वेल विथ एज. अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, एंटीबॉडीज हैं और एंटीबॉडीज अगर हैं तो इसका मतलब है वो पेशेंट इम्यून हो गया है. 2-4 हफ्तों के बाद अगर एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब है या तो वो इन्फेक्टेड ही नहीं था या ये कंटिन्यूज टू बी ससेप्टेबल है. Both PCR and rapid antibody tests are not easily understandable. In a sense, उसमें बहुत गंभीर एक इम्यूनोलॉजी इन्वॉल्व है और बहुत आसान तरीके से ये समझ में आता नहीं है. इवन फॉर ट्रेन डॉक्टर्स बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत समझने की पड़ती है. सो डोंट वरी अबाउट टेस्ट अवेलेबल नॉन अवेलेबल, उसमें मत पड़िए. अगर जैसे ही आपके पास पीसीआर, तो अभी बिहार सरकार अवेलेबल करा चुकी है और वो सैंपल भेजना, इंश्योर करना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. सो ऐसे एक 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 जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, मुझे लगा कि ये 2 लोग हो सकते हैं कि हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हो सकते हैं कि डॉक्टर्स हैं, हो सकते हैं कि वॉलंटियर्स भी हैं, पता नहीं मुझे ये कौन है. लेकिन मुझे लगता है जैसे कैप, मास्क, ग्लव्स, पूरा जो गाउन वगैरह पहन के, हमको लगता है कि ये डॉक्टर्स हैं. लेकिन वो रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं? शायद वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जा रहे हैं या सर्वेलेंस के लिए जा रहे हैं या कुछ और करने के लिए जा रहे हैं. एज एन आयुष डॉक्टर, वे डू आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इस नेशनल, ये जरूर एक क्राइसिस है. मैं मेरे मन में ये भी क्लैरिटी है कि ये नेशनल क्राइसिस है, अलग अलग स्तर से, क्योंकि एक पैंडेमिक आया, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. बहुत 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 सारे कंट्रीज प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने पूरा उसमें शक्ति जोर लगा दी और अभी लॉकडाउन में है. लॉकडाउन में भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं या हेल्थ से रिलेटेड लोग जो हैं वो काम पे हैं. और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि व्हाट आर योर रूल्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस. क्रिएशन ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. आरकेएसके का जो नालंदा का टीम था, हमने उसको एक ट्रेनिंग लिया था अराउंड 1.5 years ago, जो सैम बच्चों को स्क्रीनिंग करने का एक ट्रेनिंग था. उनसे बात कीजिए, डायलॉग एस्टेब्लिश कीजिए, एंगेज कीजिए, कम्युनिटी को मोटिव कीजिए. जो हाई रिस्क ग्रुप, मतलब एक जिनको सब हाई रिस्क ग्रुप है या वल्नरेबल है, उनको सपोर्ट करने के लिए, एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं, खास करके जो गरीब तबके के बच्चे हैं या समाज से बिछड़े हुए हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको कम्युनिटी को मोटिवेट करना है. और एग्जिस्टिंग कम्युनिटी नेटवर्क्स जो है,
नेटवर्क्स, यूथ ग्रुप, एसएचजी, उनका कोऑर्डिनेशन है। बी सेंसिटिव, जहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये पाकिस्तान का एक पिक्चर है जहाँ पे वहाँ पे वॉलंटियर्स निकल के आके ये सैनिटाइजर छिड़का रहे हैं बच्चों के हाथों के ऊपर। इतनी बढ़िया बात है ना कि समुदाय में जो वॉलंटियर जब आएंगे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा, लेफ्ट में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में मास्क बना रहे हैं। मास्क तो एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन मास्क। अगले कुछ दिनों में टचवुड अच्छा, मतलब कंट्रोल में रहेगा सिचुएशन और अच्छा बेहतर होगा, तो और बहुत अच्छे अच्छे मास्क आपको दिखने लगेंगे। हमने होम क्वारंटाइन की बात की थी ना। होम क्वारंटाइन का मतलब है घर में बंद रहना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो लक्ष्मण रेखा भी खींच ली। इसका मतलब और भी टेंशन हो जाएगा लोगों को। एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल ऑन फैमिलीज। जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये होम क्वारंटाइन का है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपनी खिड़की से बाहर देख रही है। बाहर नहीं गई होगी, और जहां जहां प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन है, कुछ कुछ देश ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि हम कर सकते हैं कि हम 21 दिन नहीं और हम 50 दिन करेंगे, इस तरीके से लॉकडाउन। हो सकता है वो जरूरी है, लेकिन उस दौरान जो परिवार घर के अंदर रहते हैं, तो उसमें काफी स्ट्रेस आता है। नॉर्मल परिवार में भी स्ट्रेस आता है। जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, उसका तो आप अंदाजा भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। Help frontline workers, supervisors to promote both family educations. फैमिली एजुकेशन का मतलब है उनको इस कोविड के बारे में, इसके मिथ्स के बारे में, मिसकंसेप्शन एजुकेशन करना है, और एलिवेट द कॉन्टैक्ट्स एंड फैमिलीज डिस्ट्रेस। जो कॉन्टैक्ट है, होम क्वारंटाइन जो हुआ है, वो उसका और उसका फैमिलीज का डिस्ट्रेस कम करने के लिए कोशिश करेंगे। We as a somebody who is working in a supervisory level or in a quarantine ward, much less isolation ward, we have to be alert in supporting the ground level staff. जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है, वो इंफॉर्मेशन देगी कि यहाँ पे स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, या बीमारी के बारे में पता लगेगी, तो बहुत हमको अलर्ट रहना है कि इन चीजों को पिकअप करने के लिए। इसके साथ में एक और काम मैं खुद कर रहा हूँ। जो ग्राउंड लेवल स्टाफ हमारा काम कर रहा है, उससे खुद आप जब आप बात करते हैं, तो जरूर उसके फैमिली और उसके जो इर्द गिर्द के लोग जो हैं, इनके बारे में भी आप पूछिए, और जस्ट वो बात करने से काफी स्ट्रेस कम हो सकता है। फियर, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब मारी तो महामारी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका वैक्सीन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और जैसे कुछ लोगों का आदत बन जाता है ना। हमारे यहाँ बहुत लोगों की जैसे इलेक्शन का वॉच करने का आदत है, क्रिकेट को वॉच करने का आदत है। कुछ लोग कोविड का स्कोर्स को वॉच कर रहे हैं। मतलब आज कितना केस हुआ, आज कितना केस हुआ, सुबह कितना केस हुआ, दोपहर में कितना केस हुआ, शाम में कितना केस हुआ। ये एक हैबिट बन गया है, और ये बार उसको देखने से आपका ज्ञान तो वृद्धि नहीं हो रहा है। जो अननोन है, उसके ऊपर जो जानकारी नहीं, उसके ऊपर आप भय का पनाह दे रहे हैं। और जिसे मुझे लगा कि एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जीने लगता है आदमी, और स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ जाता है, और जब एक हद पार कर लेता है, तो वो पैनिक में क्रिएट हो जाता है। पैनिक का मतलब है, फॉर स्मॉल चेंज यू विल हैव अ वेरी बिग रिएक्शन। मुझे जहां जहां मैं देखा हूं, चाहे वो इंदौर का बात हो, या गुजरात का बात हो, बेंगलुरु का बात हो, या केरल का बात हो, या यूपी बिहार का बात हो, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन
is an outcome of ignorance and fear of the unknown. और अगर समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसे रहती हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल कोहेसिव नहीं रहता है, नहीं रहता है कुछ समाजों में, अगर ऐसी परिस्थिति में ये और भी ज्यादा उभर के आ जाता है। यहाँ एक चित्र है, यहाँ पे एक माँ है और एक बच्चा है, दोनों के ऊपर मास्क है। अब इस माँ का आंख में मैं या तो एक अलर्टनेस देख रहा हूं और या तो एक भय का देख रहा हूं। माँ सोचती है कि मुझे अगर है तो बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करें, और बच्चे को अगर हो गया तो इसका क्या करें। इसी तरह हमारे सबके मन में अलग 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 तरीके का फियर ऑफ द अननोन रहता है। फियर ऑफ द अननोन जब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब आपका अननोन अननोन रहेगा। जब वो अननोन वो नोन हो जाएगा तो भय नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी संयम और परिश्रम का संयम रखना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। स्टिग्मा से क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक लिफ्ट है एक अपार्टमेंट में, जहां पे कोरोना के पेशेंट हैं। कोरोना लिफ्ट बना दिया है, ये एक अच्छी बात है। ऐसी नहीं है कि ये बुरी बात, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कोरोना लिफ्ट है तो कोरोना फैमिली भी होगा, कोरोना फैमिली है तो कोरोना वर्क प्लेस भी होगा। इस तरह ये जो स्टिग्मा है, और जैसे जैसे इस तरीके का वातावरण हम करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं अपने अपने बारे में। कौन बोलेगा ऐसे? अगर मेरा दोस्त मैं जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे ऊपर हावी हो जाए, मुझे जज करने लगता है, उसको मैं नहीं बोलूंगा ना कि मैं मेरा सिम्टम क्या है, मैं हाइड कर दूंगा सिम्टम। हाइड करने से, और दूसरा वो एक और गंभीर स्टेप वो करते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। बहुत से अर्ली कांटेक्ट ट्रेसिंग जब हुआ है, शायद वो केरला में मैंने देखा, और केरला और कर्नाटक में एक दो कांटेक्ट ट्रेसिंग का पूरा मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर ये मैं गई तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। नो, देयर इज अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस। अगर ये स्टिग्मा से इट विल अफेक्ट पीपल्स मेंटल हेल्थ, एंड दूसरा वो हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करेंगे स्टिग्मा से। डिस्क्रिमिनेट स्टिग्मा है, स्टिग्मा के वजह से डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे। होने के बाद अगर उनमें मानसिक तनाव बढ़ेगा तो या तो नया मानसिक बीमारी क्रिएट होगी, या पुराना जो बीमारी है वो अग्रवेट हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। 1918 में जो इन्फ्लुएंजा का जो महामारी आया, उसके बाद में बहुत से लोगों ने देखा कि इन्फ्लुएंजा या स्पेनिश फ्लू किसी भी तरह से आप बोलें, उसका एक साइकोसिस रहा लोगों में। मतलब लोग इतना डरते थे कि उससे कि वो एक अपने आप में एक मानसिक बीमारी जैसा हो गई। What can you do to help here? Now you have done a lot so far. इस प्रेजेंटेशन में आपने चीना का देखा, अपना देखा, और अपना जो परिप्रेक्ष्य है वो देखा, हमारा रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में देखा, और उस रोल्स में क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में देखा। यहाँ पे देखिए, ये और एक माँ और बच्चे का चित्र है। बच्चा जो है अपना माँ का हाथ पकड़ा है। इसमें दो मतलब ये वेरी वेरी एविडेंट है ये पिक्चर। क्या एक समुदाय जब एक महामारी के रूप में आता है, पूरी समुदाय एक बच्चा जैसा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। इसको एक आधार की जरूरत पड़ती है। वो आधार एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इस महामारी में बन जाता है।
जैसे समझिए कि अगर हमारे देश के ऊपर एक शत्रु का अटैक हुआ, वहां पे हमारा सैनिक और भी होंगे, लेकिन हमारा सैनिक हमारा माँ बन जाता है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो हम बोलते हैं जो ट्रॉली अटेंडर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी समुदाय का माँ बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि ये बरकरार रहना चाहिए महामारी खत्म होने के बाद भी। लेकिन इस दौरान हमको कुछ 4 चीजें मैं चाहता हूं कि एक आयुर्वेदा या यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर्स होने के नाते हेल्थ के बारे में आपके पास एक अलग कॉन्सेप्ट है। जितना एलोपैथी बांट के देह को बांटता है, ना ही आयुर्वेद बांटता है, ना ही होम्योपैथी बांटता है, ना ही यूनानी बांटता है। एक इंसान को जैसे मुंह, नाक, पैर, हार्ट, ब्रेन, इसमें डिवीजन ना करते हुए शायद ये एक होलिस्टिक, दे आर मोर होलिस्टिक, and therefore there is more responsibility I feel on you to have correct knowledge within the community. Spread it. First you make a conscious effort to understand, and then you dispel the myths and misconceptions. Bhagaiye usko. First we should adopt healthy behaviors, and then we have to motivate others. And definitely I do consider that all doctors are great, but doctors and health staff of Bihar are real heroes. Because मैं यहाँ पे 10 साल पहले आया हूँ और 10 साल पहले जो उससे भी स्थिति उससे पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस संकीर्ण परिस्थिति में जो यहाँ के डॉक्टर्स काम करते हैं, ये सराहनीय है। आई एम श्योर यू विल बी अ चैंपियन of health and care for community whom you serve. Thank you, Dr. Devaji, for such a detailed session. And I hope आप सबके पास कुछ ना कुछ queries हैं। देवाजी सर आपको म्यूट करना होगा। तो अभी ये सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलते हैं। डॉक्टर देवाजी, आपको आपके कोई भी डाउट्स हो कोविड से रिलेटेड, अभी करंट आपके रोल से रिलेटेड, इन सब के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मोर करके एक साइन है, उस साइन के ऊपर क्लिक करके हैंड रेस करेंगे तो आप सवाल पूछ सकेंगे। ऑलरेडी काफी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। हम लोग उनमें से एक एक करके सवाल लेने का शुरू करेंगे। तो आप लोग हैंड रेस करें और हैंड रेस करने के बाद एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे और उनको सवाल पूछने का अवसर देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? डॉक्टर दियो शंकर, डॉक्टर दियो शंकर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर पूछना है कि क्या गर्म पानी पीने से या सुसुम पानी पीने से या भाप लेने से क्या इसका कुछ हद तक प्रिवेंशन हो सकता है कि नहीं? डॉक्टर देवा जी। नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये एक मिथ है। ये गर्म पानी पीने से, सुसुम पानी पीने से, भाप लेने से, all the three are they don't have any evidence. क्या इसका कोई इलाज हो सकता है?
डॉक्टर दीपक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, पूछिए। सर मैं बीएमएस स्टूडेंट हूँ, स्टिल अब नॉट डॉक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर ये कि हम इन केस अगर हम लोग का वॉलंटियर किया जाता है तो हम लोगों का किस तरह का रोल होगा, कि हमें कॉलेज में जाके पटना वॉलंटियर करना होगा या अपने पीएससी लेवल पे वॉलंटियर करना होगा? हाँ, ये आपका कॉलेज डिसाइड करेगा दीपक जी। और आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए, और जो प्रशिक्षण ये आपने लिया है, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। और हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन उसका निर्धार लेगा कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो हैं वो निर्धार लेंगे कि आपको किस तरीके का काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू। रुखसर बानो, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, पूछिए रुखसर जी। हाँ हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंफॉर्मेशन। मेरा सवाल ये है कि सर ने बताया कि प्रेगनेंसी के केसेस में मैक्सिमम कोविड पॉजिटिव नहीं देखा गया, ऐसा केसेस नहीं आया है। तो ऐसा हम क्या सोच सकते हैं, क्या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में कोरोना पॉजिटिव होने का चांसेस कम है या नहीं होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी एक नाजुक परिस्थिति है ना, और जो भी प्रिकॉशंस एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन लेती हैं, और एक आम आदमी जो कोविड प्रिवेंट करने के लिए लेता है, उतना ही लेना है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि अ, पहले जब रिपोर्ट आए तो ये डाउट था कि अगर स्तनपान करने से माँ का दूध के थ्रू ये बच्चे को आ जाएगा, ऐसा नहीं पाया गया। और एक माँ, धात्री माँ अपने बच्चे को, अगर समझिए कि एक धात्री माँ पॉजिटिव भी हो गई, लेकिन वो अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है। थैंक यू डॉक्टर देवा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिनकर प्रसाद। दिनकर प्रसाद, आप सवाल पूछिए। दिनकर प्रसाद जी अपना सवाल पूछेंगे। आई थिंक वो नहीं है। MI A1 किनका है, वो सवाल पूछे। MI A1 किनका है, वो सवाल पूछे। Hello. हाँ, पूछिए। Good afternoon, sir. Myself, Dr. Jayaprakash from Patna. Actually, I want to know that if a patients get uh,
from positive COVID-19. As a Ayurveda practitioner, uh, what should I prescribe the medicines through Ayurveda, and next step of investigations of how much days? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ आप ग्रुप में कोई सीनियर आयुर्वेदिक specialists are there, they can come in here. सर यहाँ से इनके सिन्हा सर इनका जवाब देंगे इनका। ठीक। देवा जी, as far as I heard your presentation, इसमें तो आपने बोला था कि they are not supposed to give any treatment and the treatment will be given at a different location. So ठीक है कि अपना उनका नॉलेज है, अपना काम करें, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक ट्रीटमेंट का बात है तो ट्रीटमेंट की इनको तो क्वारंटाइन के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी क्वारंटाइन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये अपना करने लगे तो दैट विल गिव इट विल फिक्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच विल नॉट बी वेरी यूजफुल। तो जैसा आप बताएं, if you agree with me that what you have said earlier, that it is only for quarantine duties they will be put, so there is no treatment protocol for them, neither allopath nor ayurved nor homeopath nor यूनानी anything. तो क्वारंटाइन में अपना ये कर लें कि किसको सिम्टम है उसको डेजिग्नेटेड प्लेस में भेजें। ठीक है सर? That is what you said. I am just repeating what you said. Thank you. Thank you. Hello? Sir, I agree with you. थैंक यू डॉक्टर देवा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रणय कुमार। प्रणय कुमार अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल सर है कि कोविड का फुल फॉर्म हम जानना चाहते हैं, कोविड-19 का। देवा जी सर फुल फॉर्म बताइए अनम्यूट करके। जी जी हेलो? कोरोना वायरस डिसीज 2019। फिर से बोलिए। शशि भूषण प्रसाद जी आप सर। अपना सवाल पीछे। इससे पहले जो देवाजी सर ने जवाब दिया उसमें ये बोला कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 करके उसको कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस डिजीज। हाँ, कोरोना वायरस डिजीज 2019 की वजह से उसको कोविड-19 कहते हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शशि भूषण जी। हाँ सर, हम CSC बारून औरंगाबाद से बोल रहे हैं। बोलिए, पूछिए। ये जो विलेज लेवल पे क्वारंटाइन किया गया है, जिसकी अवधि विलेज लेवल पे जो क्वारंटाइन किया गया है, जिसकी अवधि 14 दिन हो गया है, क्या उसको छोड़ा जा सकता है? और छोड़ने के बाद वो घर में क्वारंटाइन रहेगा या फिर फैमिली के साथ खाना पीना खा सकता है? डॉक्टर देवा जी जवाब बताइए। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि गांव में जिनको क्वारंटाइन किया गया है और उनको 14 दिन हो गया है, तो क्या उन्हें छोड़ा जा सकता है? और अगर उन्हें छोड़ा जा सकता है तो क्या वो घर में दूसरे लोगों के साथ जाके रह करके खाना पीना खा सकता है कि घर में भी उसे सेल्फ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा?
अगर थोड़ा और इसमें मेरे हिसाब से वो जा सकते हैं, घर जा सकते हैं। चौदह दिन अगर उनका कंप्लीट हो गया है, 14 दिन अगर कंप्लीट हो गया है तो वो जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर देवाजी। डॉक्टर देवाजी ने बोला कि अगर उन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है और उसमें उनके पास कोई सिम्टम नहीं आ रहे तो वो अपने परिजनों के साथ रह सकते हैं। उनको ये 14 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम नहीं आया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको छोड़ा जा सकता है और वो परिवार के साथ रह सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं डॉक्टर राम नरेश। डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर राम नरेश। क्या हो गया इसे? Just a second. में जाइए सर। मतलब वॉशरूम किया गया है, कृपया करके ना करें। ड्राइवर का ड्राइवर कोई एक का पूरा बोला हुआ। हेलो, हाँ हाँ, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह अपना सवाल पूछें। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह अपना सवाल पूछें। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, आप वापस से अपना सवाल पूछेगा। आई थिंक आप डिस्कनेक्टेड है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। डॉक्टर सौरभ सुमन। डॉक्टर सौरभ सुमन अपना सवाल पूछे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, हम लोग फील्ड में स्क्रीनिंग करने जाते हैं तो कैसे समझेंगे कि ये पेशेंट कंफर्म पॉजिटिव है कोरोना का? कुछ प्रोबेबल सिम्टम बताया जाए सर, मोस्ट प्रोबेबल सिम्टम जिससे हम लोग कंफर्म हो सके या सस्पेक्ट हो सके जिसको रेफर किया जा सके। आप ये पूछ रहे हैं कि जब आप फील्ड पे स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो मोस्ट कॉमन कौन सा सिम्टम है जिसके बेसिस पे उसे रेफर किया जा सके, यही पूछ रहे हैं? जी 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 सर। डॉक्टर देवा जी, आप जरा जवाब दीजिए अनम्यूट करके। प्रेजेंटेशन में हमने ये बताया कि अगर जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सा पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए।
ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मोर देन 50% ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, और जो सिम्टम है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो सर्दी खांसी बुखार है। और इसके अलावा वो अगर ऐसे प्रदेश से आए हैं जो जहाँ पे कोरोना वायरस है, कोविड का प्रकोप है, या उनके कोई कांटेक्ट उनके घर में है, तो आप एक अंदाजा, मतलब you can only say, guess. I don't think you can, but just by at the screening level, you cannot diagnose that it is corona or not corona. आप म्यूट कर दीजिएगा डॉक्टर देवाजी। डॉक्टर देवाजी ने ऐसा बोला कि प्राइमरी जब स्क्रीनिंग करने के लिए जाते हैं तो ऐसे असिम्प्टोमेटिक केसेस होने की वजह से ऑलमोस्ट 50% किसी भी चीज के लिए कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, सो you can come and speak here. So एक और डॉक्टर राहुल हैं हमारे साथ, he will speak. You can speak on microphone. You just mute yourself. Speaker में come on speak. हेलो। Yeah. तो सिर्फ आप जब फील्ड पे सर्वेलेंस कर रहे हैं तब आपको जो डॉक्टर देवजी ने सिम्टम्स बोले उसके अलावा आपको बिल्कुल भी किसी में भी ऐसे समझे कि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत है, नहीं तो सांस लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो उनको तुरंत आप ट्रांसफर कीजिएगा आपके कोविड हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको शायद जरूरत पड़े कि कुछ ऑक्सीजन उनको देना पड़े। और आज के तारीख में हम ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल में ही दे पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको शिफ्ट करना जरूरी होगा। अगर जो भी फीवर है, कफ है, उसके सिम्टम्स के अलावा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत अगर आपको दिखाई दी तो आप शिफ्ट कर पाएंगे उनको फिर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर राहुल। इसके अंदर जैसा सर ने बताया कि अगर आपको ये सांस लेने वाली दिक्कत वाला सिम्टम भी दिखाई देता है तो उनको रेफर करिए जो आपके हॉस्पिटल्स असाइंड हैं, और वहां पे रेफर करके अपना दायित्व पूरा कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ओप्पो F9। ओप्पो F9 जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आप पूछिए अपना सवाल। सर ये जो अभी ट्रेनिंग हम लोग लिए हैं, चूंकि हम तो अभी बीओएमएस स्टूडेंट ये प्रैक्टिशनर हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग अभी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर, और क्या करना होगा कि ताकि हम लोग वॉलंटियर्स के रूप में काम कर सकें यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? ओके, डॉक्टर देवाजी ये पूछ रहे हैं वॉलंटियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। आप अनम्यूट करके बोलिए देवाजी। आप जिला प्रशासन को डायरेक्ट, आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर है क्या? आप जी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सर, सेल्फ क्लिनिक है मेरा। हाँ, तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हैं उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं चंद्र मोहन जी का। चंद्र मोहन जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ चंद्र मोहन जी, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर हमने सुना है कि भारत में कोरोना वायरस सिंगल स्पाइक है और ये बच्चों में इन्फेक्शन इसका कम हो रहा है, इसका सर क्या रीजन हो सकता है? आप कह रहे हैं कोरोना वायरस भारत में सिंगल स्पाइक है, यहाँ की इम्यून सिस्टम मजबूत है और बच्चों में इसका इन्फेक्शन रेशियो कम है, सर इसका रीजन क्या हो सकता है? बताइए डॉक्टर देवाजी। इसका नहीं, बहुत कम यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है, और जो भी ये ओवरऑल वर्ल्ड में बच्चों का अफेक्ट होना और बच्चों में मौतें बहुत कम है, लेकिन ये हम मानने के लिए बहुत मतलब मुश्किल होगी कि इंडिया में इम्यूनिटी ज्यादा है इसलिए वो कम है।
जो एज ग्रुप में अफेक्टेड होता है वहां पे अगर हम फोकस करेंगे और थोड़ा और भारत सरकार से विस्तृत जानकारी हमको मिल जाएगी तो और बेहतर तरीके से हम इसका आंसर दे सकते। थैंक यू डॉक्टर देवाजी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं डॉक्टर उमेश सिंह। डॉक्टर उमेश सिंह, PSC बरौं। बारून सर, इट्स गुड मॉर्निंग सर, गुड डॉक्टर मॉर्निंग। उमेश। हाँ, माय क्वेश्चन इज दैट ये कुछ जिलों में आइसोलेशन वार्ड में डिप्टेशन हो रही है हमारी, तो वहाँ क्या प्रोटोकॉल होगा एक आयुष चिकित्सक का ट्रीटमेंट के लिए? इफ आई विल गिव आवर पैथीज और अदरवाइज वो अगर कोई सिम्टम आती है तो जैसे कफ का है तो मैं आयुर्वेदा से हूँ तो अपनी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ या फिर वहाँ का कोई प्रोटोकॉल है इस पे? बताइए डॉक्टर देवाजी अनम्यूट करके। नहीं, आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में, ठीक है ना, ये ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुका है। नो तो फिर ट्रीटमेंट उसमें क्या होगा सर, ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट उसका कोई नहीं, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। आइसोलेशन वार्ड का दायित्व में वो दायरा में वो आता नहीं। डॉक्टर देव जी, आप म्यूट पे थे शायद, कुछ भाग आपका जवाब नहीं सुन पाए, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे तो बेहतर होगा। हेलो, नहीं, आइसोलेशन वार्ड में आप कोई ट्रीटमेंट का आपका नहीं है, एंड जनरल व्हाटएवर इज द प्रोटोकॉल ऑफ ऐसे नहीं थे कुछ ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और खास करके आयुर्वेद का आप ड्रग वगैरह ऐसा नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहेगा उसके हिसाब से आप करेंगे। ये लोग कुछ देर लेट हो जाओ। रेडमी करके लिखा हुआ आ रहा है, रेडमी से सवाल पूछिए। आयुष को भी लगा, और आयुष को ही लगाया जाए वाला लगा दिया है लोग। अच्छा, ऊपर से जो आयुष का नाम नहीं डाला उसमें, डॉक्टर जहांगीर आलम कहाँ लिखे आप आयुष चिकित्सक? MSP कहाँ RBS के लिखे आप? रेडमी, आपकी आवाज यहाँ पे आ रही है, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? रेडमी, आप सवाल पूछिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। आप सवाल पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज भरपूर आ रही है, सुनाइए। अच्छा सर, मैं प्राणपुर PSC कटिहार से बोल रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि अभी सर ने जो कहा कि इसमें माइल्ड फीवर होगा, लेकिन जो अलग अलग जगह पे सर ये जो है इसका कि तेज बुखार होगी कोरोना के COVID-19 के सिम्टम में, तो सर थोड़ा क्लियरफाई करते हैं कि इसमें सर माइल्ड फीवर 38 डिग्री का होगा कि हाई फीवर होगा? बताइए डॉक्टर देवजी, आप जवाब दीजिए अनम्यूट करके। हम एक और सवाल साथ में लेते हैं और दोनों को एक साथ जवाब देते हैं। मोहम्मद हादी फारूकी, मोहम्मद हादी फारूकी जी सवाल पूछिए आप भी। Yes, I'm Dr. H. Faruqi from Begusarai, PSC Birpur. At first, I would like to thank Dr. Devashish sir, who has given us a great, fantastic training. और मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम आयुष को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के रूप में इस्तेमाल किया। और जहां तक सवाल है मेरा कि चूंकि मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्क्रीनिंग किया है तकरीबन 12,000 पेशेंट्स का,
उसमें 4000 पेशेंट्स तो ऑलमोस्ट 14 दिन क्वारंटाइन से निकल चुके हैं। तो और जो पेशेंट्स हैं यहाँ, अब हमारे यहाँ किट टेस्ट भी जो फॉरेनर्स हैं उनका हो चुका है, ऑलमोस्ट सब नेगेटिव है, एक पॉजिटिव पाया भी गया था तो वो ठीक हो गया। तो अब जो कहा जा रहा है कि हमें कम्युनिटी से जिनको हमने क्वारंटाइन में रखा है 22 तारीख के बाद का, उनमें से कुछ पेशेंट्स का टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास किट्स अवेलेबल है और कम्युनिटी में ना फैले, इसलिए जो ट्रेवलर्स हैं वो आए हुए हैं, तो उनका किट टेस्ट करवाने के लिए यानी अपने पीएचसी से क्वारंटाइन किए हुए पेशेंट का फिर से स्क्रीनिंग करके उसमें से डिटेक्ट करके भेजने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि चूंकि जो क्वारंटाइन पेशेंट है ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक, तो हमको उनमें से जो कि ज्यादा चांसेज हो जिनको हम भेज सके और उनका टेस्ट जो है काम के लायक हो, तो किस तरह के पेशेंट्स को हम लोगों को वहां से स्क्रीन करके भेजना हो? थैंक यू फारूकी जी। अभी दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। मैं दोनों सवाल एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो पूछा गया है, जैसा मुझे समझ में आया, 2 सवाल हैं। एक तो सिम्टम्स के बारे में पूछा, उसमें भी खास तौर से फीवर के बारे में पूछा है कि हाई फीवर होना चाहिए या मॉडरेट फीवर होना चाहिए, कितना फीवर होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। और दूसरा आपने जैसा सवाल किया कि क्वारंटाइन में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं 22 तारीख के बाद से, उनमें से कुछ लोगों का सैंपल लेकर के स्क्रीन करके बताना है, देखना है कि उनमें किसी को कोरोना के कुछ कोरोना है कि नहीं, जस्ट टू बी श्योर। उसमें कितने किनको करना चाहिए, और क्योंकि ये सब असिम्प्टोमेटिक हैं, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर देवाजी से गुजारिश करूंगा कि वो दोनों सवालों के जवाब दें। डॉक्टर देवाजी, आप अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो, अनम्यूटेड है। जो बुखार आप बात कर रहे थे वो तो माइल्ड फीवर है, और रही बात आपकी क्वारंटाइन की, मैं समझ नहीं रहा हूँ या समझने में गलती मेरे से हो रही है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो आप किसी कोई विदाउट गाइडेंस आप किसी को भी टेस्ट करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हीं में से कोई क्वारंटाइन में कुछ सिम्टम नहीं आया है, उन्हीं में से टेस्ट करना है, तो आप किसको करेंगे? ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से क्यों टेस्ट करने का बात आ रहा है? तो जो सवाल का जवाब मुझे समझ में आया, अगर क्वारंटाइन में 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसी के अंदर कोई सिम्टम नहीं है, तो उन्हें टेस्ट करने के लिए नहीं बोला जाना चाहिए एज पर प्रोटोकॉल। अगर उनमें किसी के अब कोई सिम्टम्स हैं और उनका कुछ ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो उनको टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। राहुल, यू वांट टू ऐड समथिंग? यू कैन से ऑन दिस। सिर्फ एक ही है अभी, जो अगर क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, मतलब जो उसी परिवार में रह रहे हैं और उनको अगर कोई और कंफर्म्ड केस के अगर क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, तो उनको अगर कोई सिम्टम डेवलप भी ना हो तो भी एक डे 5 और डे 14 के बीच में एक टेस्ट होना उनका जरूरी है, क्योंकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे हैं और उनका संपर्क रहा है जो कंफर्म्ड केस है उससे। ओके, तो आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं SMN होडा जी से। SMN होडा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, हम लोगों को क्वारंटाइन में क्या पूरा PPE उपलब्ध कराया जाएगा या सिर्फ मास्क और ग्लव्स से ही काम चलाना पड़ेगा? देवाजी सर ये पूछ रहे हैं। रविकांत, अगर वहां पे से स्टेट हेल्थ सोसाइटी से कोई जवाब देना चाहेगा इसके बारे में? कि हमें इतना तो पता है कि प्रोक्योरमेंट हो रहा है, सप्लाईज हो रही है। अभी के लिए कोई अगर जवाब देना चाहता है तो बता सकते हैं। रविकांत, SMN होटा जी ने पूछा है कि क्वारंटाइन एरिया में ड्यूटी करते हुए उनको क्या PPE भी उपलब्ध कराया जाएगा या सिर्फ मास्क और ग्लव्स से ही काम चलाना होगा? ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जो भी यहाँ पे ऑथराइज पर्सन है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा।
ठीक है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए एसएमएन नोडा जी, हम आपको इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक, थैंक यू। अब लेते हैं डॉक्टर शशि रंजन जी का सवाल। डॉक्टर शशि रंजन, आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर शशि रंजन, आपको अनम्यूट किया है। डॉक्टर शशि, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून डॉक्टर शशि, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यही था जो अभी सर ने पूछा। पीपीई की उपलब्धता के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। ठीक है, हम अभी थोड़ी देर में आपको इस सवाल का जवाब पता करके स्टेट हेल्थ सोसाइटी से ही किसी से जवाब दिलवाते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं सुधीर कुमार जी से। सुधीर सर। कुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सुधीर जी। सर मेरा सवाल यह है सर, जो जो व्यक्ति क्वारंटाइन है, जो 14 दिन तक पूरा कर लिया है, वो सर क्वारंटाइन व्यक्ति जो उनको 14 दिन के बाद रिलीज कर दिया जाता है, तो घर पे जाकर सर सेक्सुअल इंटरकोर्स या किस वगैरह सर अपने वाइफ के साथ कर सकता है? ऐसा सर हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। ओके, सो डॉक्टर देवा जी, ये इस सवाल का आप जवाब दीजिए अपने आप को अनम्यूट करके। इन्होंने सवाल पूछा है कि जिनको 14 दिन क्वारंटाइन में पूरा हो जाता है और वापस अपने परिजनों के साथ रहने जाते हैं, तो क्या उस केस में पति पत्नी आपस में संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई बाधा क्या पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे समाज का क्वारंटीन का। लेकिन हमारे पास अब कई केस, पॉजिटिव केस तो एक हो ही गया, अब क्वारंटीन के कई केस हमको हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट हिस्ट्री वाला केस होगा, जो पर्सन होगा, उसको अब क्वारंटीन हमको करना होगा। तो इट इज वाइज एनफ to ask him to remain at the quarantine center for a total of 14 days, ये क्लियर होना चाहिए। और इसमें जो है सो उसका 14 डेज अगर है, केस जो है सो निगेटिव हो चुका है और 14 दिन बीत गया, तो वो जो है सो आप निश्चिंत होकर के उसको घर जाने की इजाजत दे सकते, और उसको सोसाइटी से कोई ये हानि नहीं। क्वारंटीन में 14 दिन का एकदम तय सीमा, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम का अपीयर जो है सो पूरे इंक्यूबेशन पीरियड में कभी भी हो सकता है, और इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन तक मैक्सिमम होता है, और इसीलिए क्वारंटीन को इसमें 14 दिन रखा, ताकि हम जो है सो ठोक ठेठा करके तब इनको भेजें, ताकि हमको कोई इसके लिए ये माने हमारी साइड से कोई गलती नहीं हो कि हमने एक के बदले कितने जो है सो क्वारंटीन को पैदा कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल रहेगा। इसके बाद आप लोगों को जो भी सवाल हैं वो आप ये चैट के अंदर भी डाल सकते हैं, और यूट्यूब जो चैनल चल रहा है वहाँ पे भी आप अपने सवाल कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम उन सवालों के बारे में आप तक जवाब पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो मोहम्मद वाजीहुल हक जी, आपसे आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मोहम्मद वाजीहुल जी, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलेगी और आप अच्छे से बोल पाएंगे। ये बंद कर दें? हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर किसी पेशेंट को सर हम अगर 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख लिए, तो क्या उसके बाद उसको घर भेज सकते हैं? अगर घर भेज सकते हैं तो क्या वो अपने परिवार के साथ रह सकता है साथ में? सर जवाब क्वारंटीन के बाद जो छुट्टी आप देते हैं,
क्वारंटीन के बाद जो आप उनको घर जाने की छुट्टी देते हैं, यही मान के देते हैं कि इज नॉट ए केस ऑफ कोविड-19। जैसे हम हैं वैसे आप हैं वैसे वो है। इसलिए उनसे सोसाइटी को या परिवार को कोई जो है सो हानि नहीं है, ये मैंने कह चुका। थैंक यू सर। आज के हमने सारे सवाल ले लिए हैं। डॉक्टर राहुल कुछ आखिरी में ऐड करके फिर वी विल हैंड इट ओवर टू ईडी सर। आप पूछिए राहुल, जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि आपकी बहुत अहम भूमिका है आगे जो दिन आने वाले हैं उसमें। तो खुद का ख्याल रखिएगा, हैंड वॉश रेगुलरली कीजिएगा। जब भी आपको लग रहा है आप कांटेक्ट में आने वाले हैं तभी सर्जिकल मास्क का डेफिनेटली उपयोग कीजिएगा। कम्युनिटी में भी और क्वारंटाइन फैसिलिटी में भी हैंड वॉशिंग करना न भूलिएगा। और दूसरी बात, मतलब जो आप क्वारंटाइन में जिनको जिनको आप एडमिट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को एडमिट कीजिएगा जो आइदर क्लोज कांटेक्ट है, नहीं तो जो आपको कहा गया है कि कोई सभा हुई है उनमें सब एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जो अफेक्ट हुए हैं उन्हीं को आप एडमिट कीजिएगा। कि जो क्लोज कांटेक्ट है कंफर्म केस के, जो जिनको डेफिनेटली सेम घर में जो रह रहे हैं, नहीं तो कोई सभा में जो सब लोग थे शामिल, जहां पे कोई केसेस फाइंड आउट हुए गए, नहीं तो फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स ही खुद इन्फेक्ट अगर हो गए तो उनको भी क्वारंटाइन करना पड़े। इन्हीं को आप फिक्स क्राइटेरिया रख के ही आप एडमिट कीजिएगा। और क्वारंटाइन में आप रेगुलरली दिन में जांच कीजिएगा कि उनको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, उनको फीवर आ रहा है क्या, उनको खांसी आ रही है क्या। कोई सिम्टोमेटिक केस हो तो फिर वो फिर सिम्टोमेटिक होके फिर आप आइसोलेशन में भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। टेस्ट रेगुलर टेस्ट उनको करना जरूरी है, उनकी जांच होना, और उनका जांच का रिपोर्ट 5 और 14 दिन के बीच में टेस्ट होना जरूरी है। जांच निगेटिव होने के बाद ही आप उसको डिस्चार्ज दे सकते हैं क्वारंटाइन से। और जनरली अभी तक जो आप कर रहे हैं बहुत ही काम अच्छा कर रहे हैं। यही आपसे अपेक्षा है कि आगे जब जब ये बढ़ेगा आप यही भूमिका निभाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। तो आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। डॉक्टर देवाजी सर, आप अपना क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे सकते हैं, देवाजी सर भी बता सकते हैं। आप आ गए हैं सर इस पे। Thanks everybody for an excellent participation. सर अरविंदर सिंह सर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। सर ईडी सर नहीं है यहाँ, वो दूसरे मीटिंग में है। नहीं, ईडी सर हमको बोले हैं कि लास्ट को 5 मिनट हमको दीजिए। तो सर ईडी सर नहीं, अरविंदर सिंह आयुष मिशन के। अभी तो थे सर, द्विवेदी सर थे। द्विवेदी नहीं, अरविंदर सिंह सर, ईडी आयुष मिशन। यहाँ नहीं है। नहीं, वो दूसरी जगह पे हैं। रविकांत अभी उनको ले रहे देवाजी सर। सर मैं एक बार ईडी सर से पूछ के आता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए ईडी सर को। और सर का नाम अरविंदर सर, मैं कर देता हूँ। अरविंदर सिंह
सर आपको अरविंदर सर आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, अब कैन यू आप हियर मी? या we all can hear you sir, please go ahead. हेलो। Yes sir, we हाँ can hear you, please go ahead. हाँ, मैं अरविंदर सिंह बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयुष मिशन। हेलो। Please continue sir, we all can hear you. Yeah, I just want to thank you for organizing such a wonderful meeting. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पूछे कि हमारे आयुष के जो चिकित्सक हैं उनका क्या रोल होगा इस पूरे कोविड-19 के फाइट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोविड ग्रुप बनाया है जिसमें कि सारे मिशन डायरेक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें हम लोगों ने कुछ मास्टर ट्रेनर्स को भी 4 तारीख को ट्रेन किया था। और आइडिया ये था कि हम लोग जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोविड में कैसे हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं कोविड की फाइट में। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो देव जी ने पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पूरा करिकुलम शेयर किया था और वो मोटा-मोटी सेम है जिसमें कि हमारा रोल क्या होगा एज़ आयुष प्रैक्टिशनर। मेन अभी जो हम लोगों का रोल है वो है सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना और एक सेकंड लाइन रेडी रखना ताकि जब हमारे डॉक्टर्स की ज़रूरत हो तो हम लोग उनको सही जगह पे डिप्लॉय कर सकें और उनकी सेवाएं ले सकें। अभी हम लोगों का मेन रोल एक प्रिवेंशन, सर्विलांस, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग का रोल है। जैसा आप में से बहुत सारे अभी डॉक्टर्स जो आरबीएस के और अन्य एक्टिविटीज में शामिल हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन वार्ड्स में ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अभी ये बहुत लिमिटेड लेवल पे लगाई गई है और वैसे भी अगर आप देखें तो जनरल हेल्थ में भी कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही अभी ये सीमित है। हमारी तैयारी उसी हिसाब से अभी चल रही है। तो आज की ये जो ट्रेनिंग थी इसमें सबसे पहले था कि हमारे डॉक्टर्स पहले सारी तरह से एजुकेटेड होने चाहिए कि हमको क्या-क्या करना पड़ सकता है। तो उसी के संदर्भ में आज आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों का समाधान हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो अभी प्रयास चल रहे हैं ये आपको नॉलेज से इक्विप करने के लिए किया जा रहा है ताकि आपको आपके रोल के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके और उसके बाद में जैसे-जैसे आपके ज़रूरत पड़ेगी, सरकार महसूस करेगी कि और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे आयुष चिकित्सकों का होना चाहिए, तो उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री से भी कुछ-कुछ डायरेक्शंस अब आने लग गए हैं। तो वैसे-वैसे हम लोग आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं कि आप उसके ऊपर अपना दायित्व निभाएँगे। अ, आपका रोल जैसा मैंने बताया कि सपोर्ट एनवायरनमेंट के रूप में ज़्यादा अभी फोresee किया जा रहा है। तो एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ तक है वहाँ पर अभी हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय से ऐसा कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं आया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हमें दवाई क्या देनी चाहिए और आयुर्वेदिक दवाई देनी चाहिए या कुछ लोगों के मैं चैट में पढ़ रहा था कि हम लोग जो अलग-अलग विधा है उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आयुष मंत्रालय ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। तो अभी हमारा रोल मुख्यतः सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें सर्विलांस बहुत ही आवश्यक स्टेप है कि हम कम से कम लोगों को जो पहले सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और उनको कम से कम बताएं ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। तो इस तरह की चीज़ ताकि ये महामारी जो है ज़्यादा बड़ी स्केल पे और 1 से 2, 2 से 4 जो हो रहा है उसको उसी लेवल पे कंटेन कर सकें। तो इसमें आपका रोल बहुत अहम होता है क्योंकि आप हमारे आयुष डॉक्टर्स हर विधा के डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रीच है जनरल सोसाइटी में और बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं तो उनको ये सब आप बताएं कि किस तरह से इसमें प्रिवेंशन और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आपका एक स्ट्रॉन्ग फोटे है कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखें ताकि अगर बीमारी होती भी है तो आपका अपना इम्यून सिस्टम इसको कैसे लड़ सके ताकि हमारे पास में हॉस्पिटल्स में
खासतौर से जनरल हॉस्पिटल्स में कम से कम लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़े और कम से कम लोग स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट्स तक पहुंचे, उससे पहले ही वो ठीक हो सकें, ताकि हम लोग इस महामारी से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकें। बहुत सारे र्यूमर्स आयुर्वेद के ऊपर फैल रहे हैं कि ये दवाई खाइए तो इससे ठीक हो जाएँगे, वो दवाई खाइए। इससे एक भ्रम की स्थिति और एक भ्रामक स्थिति बन रही है और ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें टाइम टेस्टेड और जो सटीक जानकारियाँ हैं, वही जनता को पहुँचानी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मंत्रालय अब गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि क्या हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथ डॉक्टर्स को, यूनानी डॉक्टर्स को करना चाहिए। तो वो सब जैसे-जैसे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म अप करेगा, हमें वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या वही चीज़ों को इस्तेमाल करना है, अपने से नए चीज़ों को इजाद नहीं करना है। भारत सरकार में इसके ऊपर लोग लगे हुए हैं, हम उनकी विज़डम के ऊपर इसको छोड़ें। अपने जो विज़डम है अभी उसके ऊपर हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब जो भी आज हमारे करीब 850 के करीब लगभग आयुष डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त हुई। इन जानकारियों का लाभ हमारे बिहार के लोगों को मिल पाएगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी चाहते हैं कि हमारे जो एक सेकंड लाइन तैयार हो और ये जो डॉक्टर्स हमारे तैयार हो रहे हैं, इनका भी एक प्रोसेस होगा, कैसे वो एक्टिव ड्यूटी में जाएँगे। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, वो है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स को अगर इसमें इन्वॉल्व करना है या हमारे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना है, तो उनके नाम, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे और वो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी और जिस तरह के रोल के लिए उनकी आवश्यकता होगी, वो ये डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ लगाया जा सकता है। आप सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज को तैयार रखिए कि आपको जब भी ड्यूटी के लिए बुलाया जाए तो आप बिल्कुल तैयार रहें और जनमानस की सेवा अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। काफी मोटिवेटिंग और काफी क्लैरिफाइंग आपका लास्ट स्टेटमेंट रहे। इट क्लैरिफाइज लॉट ऑफ डाउट जो बीच-बीच में लोगों ने पूछे भी थे। वी थैंक यू अ लॉट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एट दिस मोमेंट एंड वी अप्रिशिएट कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके से हम आगे कोविड के अंदर लड़ने में एक साथ काम करेंगे। धन्यवाद। आज का थैंक यू सर। आज का कॉल अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग लीव मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग से बाहर निकल सकते हैं। इस मीटिंग से रिलेटेड आपको कभी भी कुछ रिकॉर्डिंग देखना है, प्रेजेंटेशन देखना है देवाजी ने जो किया था, डॉक्टर देवाजी ने, वो आप यूट्यूब चैनल पे जा करके जो लिंक आपको दिया था उस पे आपको दिखाई देगा। ये आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी को आभार। आप सबने इतना समय दिया और ये इसके बारे में सीखने और समझने के लिए तत्परता दिखाई। तो धन्यवाद। आप लोग यू कैन लीव मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।